वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू पाठशाला। आज का चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 5, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए फंडामेंटल राइट्स, आज हम कवर करेंगे डीपीएसपी। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, 20 मार्कर आता है 110%, तो ध्यान से सुनना होल चैप्टर। देखो अब डीपीएसपी होती क्या है, तो जैसे हम रिलेट करेंगे, जैसे टोबैको होता है ना, टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं और उन पे वार्निंग लिखी होती है कि अगर आप इसको खाओगे तो आपको ये डिसीज जो हो सकती है, कैंसर हो सकता है एंड मेनी अदर। ऐसे ही डीपीएसपी एक गाइडलाइन प्रिंसिपल की तरह एक्ट करती है फॉर स्टेट, यानी जो गवर्नमेंट है हमारी उसके लिए। जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, पॉलिसी बना रही है, तो गवर्नमेंट को जो गाइडलाइंस दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी के अंदर, इनको ध्यान में रखते हुए, इन पे फोकस रखते हुए लॉ बनाना होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम डीपीएसपी का वायलेशन ना कर दें या कोई भी एरिया जो है डीपीएसपी का मिस आउट ना कर दें। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब भी स्टेट कोई लॉ बना रही है, कानून बना रही है, कोई पॉलिसी लेके आ रही है, स्कीम लेके आ रही है, तो हमेशा डीपीएसपी का ध्यान रखे। जो करंट गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो अब मतलब क्या है डीपीएसपी का, तो ये प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस हैं जिस पे गवर्नमेंट वर्क करती है। क्यों बनाई गई है? सोसाइटी में जस्टिस रहे, इकोनॉमिक वेलफेयर हो लोगों का, लोगों को जॉब मिले, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, लोग वोट कर पाए, जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, अपनी आवाज उठा पाए, वीकर सेक्शन जो है उसको प्रोटेक्शन मिले। स्टेट का काम है वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना। लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के इंप्रूव हो, अगर हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, अगर इकोनॉमिक वेलफेयर सरकार करेगी, अपॉर्चुनिटीज देगी, जॉब, इकोनॉमी अच्छी होगी, तो लोगों का जो रहन सहन का तरीका है वो भी अच्छा होगा, लोग अच्छा खा पाएंगे, पहन पाएंगे। ये सब मेन गोल होते हैं स्टेट के। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट क्या है? देखो, स्टेट का मतलब खाली ये नहीं है जो हम राज्य समझते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें, जब तक मैं मेंशन ना कर दूं कि यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य है, तब तक हमें कभी भी नहीं समझना कि स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य है। ठीक है, अदरवाइज हर जगह पे स्टेट का मतलब क्या रहेगा? कंट्री। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे पूरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य मत समझ लेना। ठीक है, वो स्टेट अलग होते हैं। नेक्स्ट, अब स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है, जैसे भी करंट बीजेपी है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे जितनी भी डिफरेंट गवर्नमेंट है, कांग्रेस होगी, कोई भी सरकार होगी, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं। पार्लियामेंट आता है हमारा, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, लोकल अथॉरिटीज आती हैं, अदर अथॉरिटीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोलिंग, और जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो सरकार की कंट्रोल के अंदर है, वो सारी मिलके स्टेट बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। अब कौन से आर्टिकल से इंप्लीमेंट होती है ये डीपीएसपी? आर्टिकल 37 ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन हो। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जैसे हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनको कोर्ट इन्फोर्सेबल है, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाएगा तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। पर अगर सरकार मान लो डीपीएसपी के कुछ एरियाज पे ध्यान दे रही है और कुछ एरियाज पे ध्यान नहीं दे पा रही, अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, करप्शन हो सकता है उसका रीजन, या हमारे पास उतना बजट नहीं है, अदर रीजन हो सकते हैं कि सरकार उन एरियाज पे ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान नहीं देना चाहती। अगर हमें ऐसा देख रहे हैं कि सरकार जो है सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है स्कीम बनाने में, लॉ बनाने में, एज अ सिटीजन हम उसको जाके चैलेंज नहीं कर सकते। कोई और भी इसको जाके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पे भी जाके चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, यानी कोर्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे लॉ बनाते टाइम। स्टेट के प्रॉपर वो ड्यूटी है। अब जैसे हम जब कोई भी टोबैको प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, वो हमारे ऊपर है ना कि हम उसको 1 दिन खाएं, 2 दिन खाएं, 3 दिन खाएं या 15 दिन बाद खाएं, तो ऐसे वो स्टेट के ऊपर है कि स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करे लॉज के अंदर, स्कीम्स के अंदर, या ना इम्प्लीमेंट करे, या कुछ एरियाज को इम्प्लीमेंट करे, कुछ एरियाज को इग्नोर कर दे। अभी हम डिटेल में जानेंगे कि है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब सोर्सेज क्या है? हमने आयरलैंड से इसको क्या किया है? अडॉप्ट किया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है डीपीएसपी के? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के मेन एम है, पहला, एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना, यानी कि एक ऐसा स्टेट जो लोगों के लिए काम करे, अपनी जनता के लिए काम करे। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो सोसाइटी के अंदर, इक्वालिटी बढ़े, इनइक्वालिटी खत्म हो, वीकर सेक्शन जो है, जो जिस सेक्शन को ज्यादा जरूरत है, जो ज्यादा गरीब है, उनको प्रोटेक्ट करे सरकार
थ्रू स्कीम्स, या फिर जैसे हम देखते हैं राशन सरकार देती है, या और भी चीजें, रोजगार सरकार देती है, इस टाइप से। नेक्स्ट, लिविंग कंडीशन अच्छी हो लोगों की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले लोगों को हर जगह पे, जॉब में भी, इकोनॉमिकली भी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पीस और कॉपरेशन को मेंटेन करने में स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब फीचर्स क्या है? फीचर्स है, पहला, गवर्नमेंट दे डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव एक्शन फॉर पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जो डीपीएसपी है वो एक गाइडलाइंस की तरह बिहेव करती है कि गवर्नमेंट जब भी लोगों के लिए लॉ बना रही है, स्कीम्स बना रही है, तो हमेशा ये जो मेन एस्पेक्ट्स हैं इन पे जो गवर्नमेंट है वो हमेशा ध्यान दे, और वो हमेशा जो डीपीएसपी है वो हमेशा गवर्नमेंट को प्रेरित करती हैं पॉजिटिव एक्शंस लेने में। नेक्स्ट, नॉन जस्टिसेबल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोर्ट से ये इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, फंडामेंटल है गवर्नेंस में कि गवर्नमेंट्स को हमेशा जो है कंसिडर करना चाहिए डीपीएसपीज को व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज, इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रमोट वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी क्या करती है? अगर डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है चलेगी, गवर्न करेगी, देन गवर्नमेंट जितने भी अपने मेजर गोल है, पॉवर्टी को खत्म करना, इनइक्वालिटी को खत्म करना, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना, ये सारे अचीव कर पाएगी और एक वेलफेयर स्टेट को प्रमोट कर पाएगी जो लोगों के लिए काम करता है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन जो है डीपीएसपीज का वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज पे कि भाई सरकार के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना बजट है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी पे स्टेट की, हर एक गवर्नमेंट की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, हर एक गवर्नमेंट जो है अलग अलग चीजें फुलफिल करने की दावे करती है, तो ऐसे ही प्रायोरिटीज पे भी डीपीएसपी का इन्फोर्समेंट क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन क्या है डीपीएसपी का? हम 3 वे में पढ़ेंगे, पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन, तीसरा लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सबसे पहले देख लेते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल बात करते हैं कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप करना है जहाँ पे सोशली और इकोनॉमिकली हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करा सके। अब कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम 1 बाय 1 आर्टिकल समझते हैं। तो आर्टिकल 37 हमें क्या देता है? आर्टिकल 37 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर देता है कि भाई स्टेट को डीपीएसपीज को फॉलो करते हुए पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 38 बात करता है सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, यानी कि स्टेट एक ऐसा सोसाइटी के अंदर ऑर्डर स्टैब्लिश करे जहाँ पे लोगों का वेलफेयर हो, लोग सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली लोगों को जस्टिस मिले, सोसाइटी में इनइक्वालिटी ना हो, इकोनॉमिकली लोगों को जॉब मिले, पॉलिटिकली लोगों के पास अधिकार हो कि वो वोट कर सके और अपनी आवाज उठा सके। लास्ट इज कि स्टेट हमेशा एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए वर्क करे जहाँ पे सभी लोग इक्वल हो, ज्यादा गैप ना हो किसी भी क्लास के बीच में, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, ज्यादा गैप ना हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करने की सरकार जो है क्या करे, वर्क करे। नेक्स्ट आर्टिकल 39 बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, लोगों के पास एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, मतलब रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटी है लोगों के पास हो। नेक्स्ट, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड सर्व द कॉमन गुड, यानी कि जितने भी सरकार के पास ऑनरशिप है रिसोर्सेज की, वो हमेशा कॉमन जनता के बारे में सोचे, ना कि अपने सेल्फ के बारे में। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करके वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे लोगों को, ना कि अपने पास वेल्थ एक्यूमुलेट करे। जो करप्शन होता है क्यों होता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रॉपर प्रोजेक्ट पास करती है उसमें से आधा तो जो है करप्शन में ही इधर उधर जो है खा जाते हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, एंड जनता तक वो बहुत कम पहुंच पाता है। जैसे रोड बनेगी तो बताएंगे कि रोड बनती है, ठीक है, रोड का प्रोसेस समझ लेते हैं। आप वीडियोस देखते होंगे कि अभी बनी थी कुछ महीने पहले और टूट भी गई। क्यों टूट जाती है? क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो बहुत ही एकदम खराब क्वालिटी का यूज किया जाता है, और जब वो पास कराते हैं ना पूरा प्रोजेक्ट, तो प्रॉपर एक गुड मटेरियल के ही पैसे लेते हैं, प्रॉपर पैसे वो लेते हैं, बट पास कराने के बाद जो है उसमें आधा ही पैसे लगाते हैं, आधा जो है खुद खा जाते हैं जिनको टेंडर दिया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड बी प्रिवेंटेड, ये जो वेल्थ का कंसंट्रेशन होता है इसको सरकार रोके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी जितना काम किया जाए उतना ही पैसा मिलना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ये जितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, जितने भी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर फॉर्मल वे में हायर नहीं करती है। जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो जितनी भी आपको बड़ी कंपनी मिलेंगी वो फॉर्मली हायर करती है, प्रॉपर आपको ऑफर लेटर मिलता है। तो जितने आप छोटे छोटे स्किल मजदूर देखोगे ना, मान लो किसी को सिलाई आती है, किसी को धागा कटिंग का काम आता है, तो वो इनफॉर्मली हायर किए जाते हैं। जब काम होगा तो उनको बुलाया जाता है, काम नहीं होगा तो आपकी छुट्टी भाई, आपको नहीं आना, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो यही डीपीएसपी कह रही है
DPSP के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना जो इंसान काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जहाँ पर जो वर्कर्स की हेल्थ है उसका ध्यान रखा जाए। एज वेल एज आप देखते हैं कि बहुत सारे EPFO है ना, एम्प्लॉयमेंट EPFO, एक सेकेंड, EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, PF जो कटती है, आपने सुना होगा, एक सेकेंड, ये F है, ठीक है, जो PF कटती है सैलरी में से, वो क्यों कटती है? एज अ बोनस आपको बाद में मिलती है जब आप जॉब छोड़ते हो वहां से। तो जो PF कटती है ना, वो फॉर्मल एम्प्लॉयज के ही सैलरी से कटती है, जो इनफॉर्मल होते हैं ना उनको PF भी नहीं करती उनके सैलरी से, तो PF भी करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसा नहीं है एक लॉयर को हायर करने का, तो ये जुडिशरी के ऊपर है कि जुडिशरी जो है उसको एक तरीके से एग्री करे कि भाई आप जो है, आपका लॉयर जो है स्टेट प्रोवाइड करेगी, उसका खर्चा जो है सरकार उठाएगी, ठीक है। अगर कोई वीकर सेक्शन है, वो अपना केस लड़ रहा है, उनके पास नहीं है लॉयर अपने डिफेंस में, तो वो सरकार उठाती है फिर उसका खर्चा। देन नेक्स्ट इज राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। स्टेट को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, असिस्टेंस ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। राइट टू वर्क मतलब क्या? हर एक इंसान को काम करने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, हर एक इंसान को पढ़ने का अधिकार है। एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन हमारे इंडिया में कंपलसरी है, एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन कंपलसरी है, और ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है। अब आप मुझे बताओगे कौन से उसमें आते हैं, एजुकेशन वाला पार्ट हमारे कौन से फंडामेंटल राइट में आता है? मुझे कमेंट डाउन करके बताओगे, पता चलेगा कि इसने कितना अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट, असिस्टेंट ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब सिकनेस है, कोई बीमार है, लीव पे है, तो उसको उस दिन की सैलरी जो है दी जाए। काट ली जाती है ना, ऑफन काट ली जाती है हर एक कंपनी में, बट अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो और आपने 1 to 2 डेज का अगर सिक लीव लिया है, तो आपको जो है उसकी सैलरी मिलती है, अगर अच्छी बड़ी कंपनी में आपकी जॉब है। हालांकि छोटी मोटी कंपनियां नहीं देती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में एक काफी फेमस स्कीम है MG नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, MG नरेगा। तो इसमें सरकार क्या है? गारंटी एक्ट, हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके अंदर सरकार क्या है? 100 दिन का रोजगार देती है गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, यानी जहाँ पे भी लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री कंपनीज हो, वहाँ पे उनको एक ऐसी प्रॉपर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क हो, कि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। जैसे पुराने टाइम पे हम देखते थे ना, काफी ज्यादा इंडस्ट्री जो है हैजार्डस होती थी, तो इस टाइप की कंडीशन ना हो कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। लास्ट इज मैटरनिटी रिलीफ, मान लो कोई प्रेग्नेंट है महिला, तो उनको मैटरनिटी रिलीफ मिले, जो अक्सर हमें गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है, बट नॉट इन प्राइवेट मैंने नहीं सुना है, बट गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है फॉर श्योर। नेक्स्ट आर्टिकल 43, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोग अफोर्ड कर पाए, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हो लोगों के पास, ये सब प्रोवाइड कराना किसका काम है? स्टेट का काम है। आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। देखो ये जोड़ा गया है 43A अमेंडमेंट के, ए जिसके भी आर्टिकल के सामने लगा होगा ना, इसका मतलब इसको संशोधन के साथ जो है जोड़ा गया, अमेंडमेंट हुआ उसके बाद इसको लाया गया, पहले ही नहीं था। तो 43A ये बात करता है कि जहाँ पे भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज का, वहाँ पे उनको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडस्ट्री कोई भी मेजर डिसीजन ले रही है, तो उनको वर्कर की भी बात सुननी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 47, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात करती है कि स्टेट का काम है लोगों का जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाना, इंप्रूव करना पब्लिक हेल्थ, यानी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने अच्छे बनाना कि लोग जो है एक अच्छी लाइफ जी पाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अफोर्ड कर पाए। एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और हार्मफुल ड्रग्स को बैन करना, जिससे लोगों की जो लाइफ है वो सस्टेन रहे, अच्छी रहे, एंड लोग जो है इन चीज़ों को कंज्यूम ना करें। हालांकि इंडिया में ऐसा काफ़ी कम है कि पान मसाला बैन हो, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं बैन हो, हर जगह मिलते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। अब आप देखो कि छोटी छोटी एज में जो है, जो यूथ है हमारी 15, 16, 18, 19 एज ग्रुप के बच्चे जो है सिगरेट्स पी रहे हैं,
या ड्रिंक्स कर रहे हैं या एनर्जी ड्रिंक्स कर रहे हैं। देखो एनर्जी ड्रिंक्स एक ऐसा बीच का मिडल है, मिडल ऑफ दी पाथ हम कह सकते हैं, कि जिनको बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, इवन गर्ल्स भी, एंड पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो एनर्जी ड्रिंक में कितना हार्मफुल है उनके बच्चे के लिए, और एनर्जी ड्रिंक बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम पे एज अ शो ऑफ। नेक्स्ट गांधी प्रिंसिपल्स, तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं रिफ्लेक्ट करते हैं महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी। आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत विलेज पंचायत और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो नगर निगम हम सुनते हैं, नगर निगम, इनको जोड़ा गया। ठीक है, तो विलेज पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है पूरा महात्मा गांधी जी से ही आता है। महात्मा गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया कि ग्रास रूट लेवल पे जो है हम गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकें, एज वेल एज लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें, गांव के लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उनको प्रेरित कर सकें इतना कि वो समझ पाए कि पॉलिटिक्स है क्या। नेक्स्ट आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र पे जो छोटे उद्योग हैं उनको प्रमोट करें। आर्टिकल 46 बात करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जो हमारी स्टेट प्रोवाइड करती है थ्रू रिजर्वेशन। आर्टिकल 47 प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इन स्पाइट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, हमारी काफी ज्यादा जो है पॉपुलेशन वो इंक्लूडेड है। उसके अलावा भी ठीक है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की बात करती है कि हमें भाई इक्विपमेंट्स वगैरह का यूज करना चाहिए। अब जो पुराना जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, कम टाइम में ज्यादा क्रॉप्स जो है उगा सके, ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट इम्प्रूव एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो अदर उद्योग है जैसे कि मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन जो होता है, तो इस टाइप की चीजों में इंगेज कर सके लोगों को। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, अब फ्रीडम की कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके ऊपर काफी पिछले साल ये काफी ज्यादा डिबेटेड टॉपिक था। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया, बट स्टिल आर्टिकल 44 जो है बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि स्टेट का काम है। अब देखो ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय कोर्ट्स, ये स्टेट के ऊपर है कि स्टेट इस चीज को माने या ना माने, क्योंकि हम देखते हैं कि रिलीजन बेस्ड काफी सारे लॉज हैं हमारे खुद। जो हिंदूज में क्या होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट होता है प्रॉपर अलग से, ऐसे अलग अलग में हम देखते हैं कि अलग अलग रूल्स हैं, तो उसको सरकार हटा के ही चाहती है कि सभी लोगों पे एक लॉ जो है वो लागू हो। इससे क्या है, पर सब लोगों के पर्सनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। कोई भी जो पुराने टाइम है उसको छोड़ना नहीं चाहता, जो पुराने टाइम से चीजें चली आ रही हैं, जिन लॉ पे जिन चीजों पे हम गवर्न होते हैं, हम उस चीज में हम फेवरेबल हो चुके हैं, तो हम उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। नेक्स्ट आर्टिकल 45, बाकी डीपीएसपी बात करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही आपको समझना है। नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, आर्टिकल 45 बात करता है कि भाई जब बच्चा बिलो 6 ईयर ऑफ एज है, ठीक है, 1 to 5 ईयर एज ग्रुप में जब वो है, तो ये सरकार का काम है कि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड कराना, जो हम देखते हैं आंगनवाड़ी वगैरह में। ठीक है, आंगनवाड़ी काम करती है, एज वेल एज आशा करके भी एक ग्रुप है। ठीक है, आशा की क्या है डेफिनेशन आप मुझे बताओगे, फुल फॉर्म क्या है? आशा करके भी आशा वर्कर्स है जो काम करती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, जिनको टीके वगैरह लगते हैं, वो टीके लगाने का, या जो सरकार जो है देती है चीजें, पाउडर वाला दूध हो गया, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने का। नेक्स्ट आर्टिकल 48 ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, स्टेट का काम है हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को और एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए काम करने का। नेक्स्ट आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 50 बात करता है कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों को सेपरेट होकर वर्क करना चाहिए, कभी भी जुडिशरी पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस की, हमेशा स्टेट को जो है इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन करना चाहिए, कभी भी जो डिस्प्यूट हो रहे हैं देशों के बीच में, तो उनको हमेशा हमें बातचीत से, डिलिब्रेशन से, आर्बिट्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि वॉर से। अब ये वाला पार्ट कॉमन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लेना एक बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस वगैरह मैं बता चुकी हूँ पहले ही, आप पढ़ लेना, और यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो मैं बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन आएगा मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 6,
या तो रिलेशनशिप पूछेगा दोनों में या डिफरेंस पूछेगा। डिफरेंस काफी फेमस क्वेश्चन है, डिफरेंस बहुत पूछते हैं। डीपी, एसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है। तो ये दो क्वेश्चन आप टिक कर लो, या तो ये आएगा मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस या डिफरेंस आएगा। अगर आपने डिफरेंस याद कर लिया तो आपको रिलेशनशिप अपने आप याद हो जाएगा। सेम ही लिखना होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ। आई नो आई एम कंट्रोलिंग माई हैबिट, बट स्टिल थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मेरे साथ इस सीरीज में बने रहें एंड अपना प्यार ऐसे ही देते रहें।